बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या है, शेल्स और सबशेल क्या होते हैं, शेल और सबशेल के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2n² फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है, और इन दी एंड हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था और विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या हो गया, और इन दी एंड हम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मॉडल को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड ने क्या कहा, देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज in an atom which is called a nucleus and electrons are revolving around this nucleus। के एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बट इस मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स थे। मैं उनमें से एक डिफेक्ट जो है वो आपके सामने पेश करता हूं। According to Rutherford model, electron is a charged particle। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, एनर्जी पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन लगातार न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करता रहेगा और आखिरकार इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और एटम को खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम सारा दिन जो है एक चेयर रख लें और उसके इर्द गिर्द जो है ऐसे चक्कर लगाते रहें तो शाम तक तो हम मर ही जाएंगे। तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी यही खराबी थी कि आखिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सारा दिन घूम रहा है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब वो घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसे तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, उसकी एनर्जी खत्म हो जानी चाहिए। तो ये था डिफेक्ट। तो रदरफोर्ड के इस डिफेक्ट का आंसर उसी के शागिर्द नील बोहर ने 1913 के अंदर दिया। नील बोहर ने एक अपना ही मॉडल पेश किया। इसने क्या कहा, इसने कहा दैट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन्स can revolve around the nucleus of an atom in specific paths। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एटम के न्यूक्लियस के गिर्द खास रास्तों में, स्पेसिफिक पाथ्स में मूव करते हैं। एक खास रास्ते बने हुए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उन रास्तों को उसने नाम दिया ऑर्बिट्स और शेल का। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और बोहर का एटॉमिक मॉडल दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है। उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, बस। इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द जरूर घूमते हैं बट देयर आर सर्टेन एनर्जी लेवल्स। कुछ शेल्स हैं, कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। तो नेक्स्ट इसने क्या कहा, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट्स, जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में, इन रास्तों में, इन पाथ्स में से किसी एक में घूम रहा हो, रिवॉल्व कर रहा हो, इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है। तो उसने कहा ये आपके पास सेंटर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और इसके इर्द गिर्द ये शेल्स बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते हैं। ऑर्बिट्स का भी नाम दे सकते हैं इन्हें, हम एनर्जी लेवल्स का भी नाम दे सकते हैं। तो इसने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस के करीब ये वाला शेल है, फर्स्ट शेल, पहला रास्ता जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसकी एनर्जी सबसे कम। और अगर इलेक्ट्रॉन इस शेल में होगा, इस एनर्जी लेवल में होगा,
तो उसकी जो स्टेट होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी। उस एटम की जो स्टेट होगी या उस इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट होगी वो ग्राउंड स्टेट होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आ जाता है, इस वाले एनर्जी लेवल से इस वाले एनर्जी लेवल में आ जाता है, आपको ये साफ नजर आ रहा है कि न्यूक्लियस का और फर्स्ट एनर्जी लेवल का जो डिस्टेंस है वो कम है, एनर्जी का डिफरेंस भी कम है, और न्यूक्लियस का सेकंड एनर्जी लेवल से डिस्टेंस ज्यादा है, तो एनर्जी का डिफरेंस भी क्या हो जाता है, ज्यादा। यानी कि पहला एनर्जी लेवल एक खास डिस्टेंस पे वाक़या है न्यूक्लियस से और उसका एक खास एनर्जी है, उसकी एक खास एनर्जी है। जबकि जो दूसरा एनर्जी लेवल है वो भी एक खास डिस्टेंस पे वाक़या है न्यूक्लियस से और उसकी भी एक खास एनर्जी है। इसी तरह ही जो थर्ड एनर्जी लेवल है, थर्ड शेल है, वो और ज्यादा दूर होगा और उसकी एनर्जी और ज्यादा होगी। तो बोहर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पे मौजूद है लो एनर्जी लेवल वाले शेल में, तो वो ग्राउंड स्टेट में होगा, लेकिन वो लो एनर्जी लेवल से जंप करके हाई एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में या शेल में चला जाता है, फॉर एग्जांपल यहां से यहां आ गया या यहां से यहां आ गया, तो उसकी जो स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट नहीं रहेगी, वो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास शेल्स और सब शेल्स क्या होते हैं। तो शेल्स का तो हमने पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स जिन पाथ्स में, जिन रास्तों में मूव करते हैं उन्हें हम कह देते हैं शेल्स। अब हमारे पास टोटल 4 शेल हैं जिनको ज्यादातर डिस्कस किया जाता है। वैसे शेल्स या पाथ्स इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जो आपके पास पहला शेल है, फर्स्ट शेल, इसको हम कहते हैं के शेल, और इसकी जो एन वैल्यू है, इसका जो ऑर्बिट नंबर है वो है 1, और इसकी जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं E1, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट शेल। इसी तरह जो सेकंड शेल है उसको हम कहेंगे एल शेल, इसका जो ऑर्बिट नंबर है, शेल नंबर है, एनर्जी लेवल नंबर है वो है 2, और इसकी एनर्जी क्या होगी, E2। E1 E2 का मतलब एक खास एनर्जी होगी, एनर्जी की एक खास वैल्यू होगी। इसी तरह ही जो थर्ड शेल है दैट इज एम शेल, उसका जो ऑर्बिट नंबर है वो आपके पास है 3, और इसकी जो एनर्जी लेवल होगी वो आपके पास होगा E3, यानी कि एक खास होगी। और जो फोर्थ शेल है उसको हम एन कहेंगे, इसका ऑर्बिट नंबर जो है वो 4 और इसकी एनर्जी E4। और ये बात याद रखें कि जो न्यूक्लियस के करीब शेल होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, उनकी एनर्जी सबसे कम, फिर जो सेकंड शेल है उसकी एनर्जी ज्यादा, थर्ड की और ज्यादा, फोर्थ की और ज्यादा। तो हम कह सकते हैं दैट E4 जो एनर्जी जो चौथे शेल की है वो सबसे ज्यादा, तीसरे शेल की उससे कम, दूसरे की तीसरे से कम, और पहले की दूसरे से भी कम, यानी कि सबसे ज्यादा चौथे की होगी और सबसे कम जो है वो पहले शेल की एनर्जी होगी। अब दूसरा क्वेश्चन आता है सब शेल क्या होते हैं। तो जो शेल हैं वो असल में एनर्जी लेवल्स हैं, तो हम शेल्स को भी मजीद एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करते हैं, जिसे हम सब शेल्स कह देते हैं। इसकी मिसाल अब यूं लें कि आपके पास एक घर है, उसको आप कंसीडर कर लें कि वो शेल है, वो एनर्जी लेवल है, और उस घर के अंदर आगे जो मजीद कमरे बने हुए हैं वो आपके पास सब शेल्स हैं। तो इसी तरह ही जो शेल्स हैं उनको भी मजीद आगे डिवाइड किया जाता है। तो जो आपके पास फर्स्ट शेल है दैट इज के शेल, इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल आता है, उसे हम कहते हैं एस सब शेल। जो सेकंड एनर्जी लेवल है दैट इज एल शेल, उसके अंदर 2 सब शेल आते हैं, एस एंड पी। थर्ड एनर्जी लेवल एम शेल, उसके अंदर 3, एस पी डी। और चौथा जो एनर्जी लेवल है वो एन शेल है, और उसके अंदर 4 सब शेल आते हैं आपके पास, एस पी डी एंड एफ। अब
यहां पर एक चीज जो ऑब्जर्व करने के लिए जरूरी है वो ये कि जो शेल नंबर होता है, पहला शेल है तो उसमें एक ही सब शेल आएगा, दूसरा शेल है तो उसमें दो सब शेल आएंगे, तीसरा शेल है तो उसमें तीन सब शेल आएंगे, चौथा शेल है तो उसमें चार सब शेल आएंगे। और इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि एक घर है उसमें सिर्फ एक ही कमरा है, एक और घर है एनर्जी लेवल है उसमें दो कमरे हैं, एक और घर है उसमें तीन कमरे हैं और एक और घर है उसमें चार कमरे हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये जो शेल्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं या ये जो सब शेल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने आ सकते हैं। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट, अकोमोडेशन कहते हैं रिहाइश को, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने एक शेल अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, तो वो कितने हैं, कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। उसको हम इस फार्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं, 2n स्क्वायर, यहाँ पे n जो है ये शेल नंबर है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज फर्स्ट शेल है k शेल, ठीक है, उसके लिए n नंबर होगा 1। तो ये फार्मूला अगर लगाएं n की वैल्यू 1 और उसका स्क्वायर ले लें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेकंड शेल लें k के बाद l शेल आता है आपके पास, l में जो ऑर्बिट नंबर होगा, जो n की वैल्यू होगी वो 2 होगी, तो हम यहां पे फार्मूला अप्लाई करें, n की जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 2s आर 8। तो l शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से कम भी आ सकते हैं लेकिन 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह k में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह ही जो m है, जो थर्ड शेल है, वहां पर n की वैल्यू 3 पुट होगी, 3 का स्क्वायर 9, 9 2s आर 18 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं जो पहला शेल है k शेल, इसमें आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन और इसमें आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब ये तो हमने देख ली कि शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस किस तरह से डिवाइड हैं। अब सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिवाइड होते हैं। जो आपके पास एस सब शेल है उसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जो पी सब शेल है इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एफ के अंदर मैक्सिमम आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर आप इसको इसके साथ भी कंपेयर करें, के शेल के पास सिर्फ एक ही सब शेल है एस और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 एस में आएंगे और 6 पी में आएंगे मैक्सिमम। एम जो है इसके पास 3 सब शेल हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये एस में रख सकता है, पी में 6 रखेगा और डी में 10। तो 2 और 6 8 और 10 18। इसी तरह ही यहां पर 4 हैं तो एस में 2 आएंगे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो इस तरह ये 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से आप शेल्स और सब शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लासिकल अप्रोच या क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रॉन का और मॉडर्न अप्रोच जो है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या है। इससे पहले हम जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल डिस्कस कर चुके हैं। जे थॉमसन ने क्या कहा, दैट एटम्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स स्फीयर्स। एटम जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स के स्फीयर्स हैं विद टीनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड, जिसके अंदर छोटे छोटे नेगेटिव पार्टिकल्स कहीं कहीं लगे हुए हैं। इट इज जस्ट लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खीर के अंदर कहीं कहीं बादाम लगे होते हैं। तो जो आपके पास खीर है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो बादाम है वो नेगेटिव चार्ज है।
उसके बाद रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया। उसने कहा ऐसा नहीं है, देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और रदरफोर्ड ने कहा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। फिर हमने अभी डिस्कस किया बोहर्स का एटॉमिक मॉडल। बोहर ने क्या कहा, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन शेल्स, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम तो रहे हैं लेकिन शेल्स के अंदर, एनर्जी लेवल्स के अंदर। अब हम मॉडर्न अप्रोच डिस्कस करेंगे कि आजकल क्या कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसे हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं या इसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मॉडल भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बादलों की तरह हैं, ऐसे बादल जिनके ऊपर चार्ज हो, whose लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस, जिनकी न्यूक्लियस के गिर्द लोकेशन, जगह, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विद 100% सर्टेनिटी, जिनकी लोकेशन न्यूक्लियस के गिर्द 100% यकीन के साथ, सर्टेनिटी के साथ फाइंड नहीं की जा सकती। मतलब ये अगर सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं, लेट्स सपोज यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है। इसने ये नहीं कहा कि कोई खास रास्ते बने हुए हैं, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी 100% सर्टेनिटी के साथ, 100% यकीन के साथ, ये नहीं कहा जा सकता इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा। इसने कहा हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है यहां पर 95% चांस हो इलेक्ट्रॉन के होने का। तो जहां पर भी 95% चांस हो इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी का, उस स्पेस को, उस वॉल्यूम ऑफ स्पेस को नाम दे दें एटॉमिक ऑर्बिटल का। सो द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच 95% चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो वो एरिया, वो वॉल्यूम ऑफ स्पेस जिसमें 95% चांस है कि अच्छा यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसको एटॉमिक ऑर्बिटल का या शेल का नाम दे दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं दैट देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन प्रोबेबल डिस्टेंस। प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं मुमकिन होना, ठीक है। तो एक प्रोबेबिलिटी की जा सकती है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रोबेबल, एक अंदाजे के डिस्टेंस पर मौजूद हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है हम ये कह सकते हैं कि अब ये न्यूक्लियस है तो यहां पर हो सकता है, तो जहां पर हो सकता है उसको शेल कह देंगे। 95% तक चांस हो के यहां पर हो सकता है। हाँ, अगर यहां पर, अगर अब यहां देखें यहां पर तो नहीं है, ठीक है, यहां पर लेट्स सपोज चांस है 1% होने का यहां पर, तो हम इसको शेल नहीं कहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कहेंगे। यहां पर अगर 2% है नहीं कहेंगे। अगर यहां पर चांस हो 95% यहां पर, तो इसको शेल कह देंगे। तो ये है आजकल की मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, जिसे हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट today's topic. For today, thank you very much.